Friends, how are you? And now we start our this lecture and the question that is the factor of production. Before start this question, we completed the types of wealth and welfare and the sub question that's the relationship between wealth and welfare. And this question is the remains for this lecture. And now start the question that is the relationship between wealth and welfare. And come on the page number 15 on your books, and in the top of the page that's the question that's relationship between wealth and welfare. Let's go. When the wealth of nation, one second friend, now we start change the color. Sorry for disturbing. Let's go. When the wealth of nation increases in the form of national income, यानी कि जो भी हमारी वेल्थ इंक्रीज हो रही है वो किस फॉर्म में इंक्रीज हो रही है, दैट्स द नेशनल इनकम के फॉर्म में इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी वेल्थ भी इंक्रीज होने वाली है। द वेलफेयर ऑफ पीपल will increase only if this national income is equitable distributed among all section of the society and among all the sectors. तो यहाँ पे हम खास ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि जो भी कंसेप्ट और दैट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो अगर समझो कि हमारी जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल है तभी हमें पता है कि जितने भी लोग हैं उनके हाथ में इक्वल इनकम आने वाली है। तो फिर से मैं रीडिंग कर रहा हूँ, द वेलफेयर ऑफ पीपल विल इंक्रीज, यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है या तो वेलफेयर है पीपल का और इंक्रीज होगा, लेकिन कब? जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तब। क्यों? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनकम? तो फ्रेंड हमें पता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम एग्जांपल लेते हैं कि बहुत सारे समझो कि ए बी सी तीन लोग हैं, ए की इनकम है 5,000, बी की है 15,000 एंड जो सी है उनकी इनकम है 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे फ्रेंड इनइक्वालिटी या तो हम बोल सकते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि जिनकी इनकम ज़्यादा है उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है और सामने हम एक ही हालत देख सकते हैं कि उनकी इनकम बहुत कम है। तो यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का नहीं होगा तो जो लोगों के वेलफेयर होगा उसमें कोई इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। एंड अमोंग सॉरी बिसाइड्स अ नेशंस वेलफेयर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सोशल एंड कल्चरल फॉर्मेशन, यानी कि सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें इनकम वहाँ पे ही डिपेंड नहीं है वेलफेयर, लेकिन साथ साथ सोसाइटी और कल्चरल के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। एंड हेंस देयर इज़ नॉट ऑलवेज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर इन द सोसाइटी। इसीलिए यहाँ पे लास्ट में हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है किसके बीच में, वेल्थ एंड वेलफेयर के बीच में। तो फ्रेंड आपके पेज नंबर 15 में टॉप में देख सकते हो कि वहाँ पे एक और पैराग्राफ दिया है ऊपर, तो उस पैराग्राफ की कोई यहाँ पे कंसेप्चुअली कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको स्किप कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो सिर्फ रिलेशन की बात करें तो हम यहाँ पे ये 4-5 लाइनें वही याद रखनी है। आगे का जो क्वेश्चन है कि आज के दिन की हम बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वेल्थ एंड welfare, and now we start our new topic in the same chapter, that's the factor of production. तो फ्रेंड हम 11th से जानते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ द लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये 4 अलग अलग फैक्टर थे। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि प्रोडक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? तो हमें पता है कि प्रोडक्शन यानी कोई भी गुड्स है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो हम एग्जांपल दे रहे हैं कि हम ज़्यादातर क्लास में मार्कर यूज़ करते हैं, तो मार्कर इज़ द प्रोडक्शन को फिनिश गुड्स हैं। तो फिनिश गुड्स हम जो भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन के अंदर
तो रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, दैट्स प्रोडक्शन। आगे की हम बात करें तो यहाँ पे जो रीडिंग लाइन लिखी है वही हम रीड करते हैं कि द एक्टिविटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल को हम किस में कन्वर्जन करेंगे, फिनिश गुड्स या तो फाइनल गुड्स, रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज इनटू फाइनल गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन यानी कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना, कि उनका जो भी हम बोल सकते हैं कि कन्वर्जन करना रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज का इनटू द फाइनल या तो फिनिश गुड्स, उनको हम क्या बोलेंगे, दैट्स द प्रोडक्शन। आगे हम बात करें कि जो भी प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज है या तो जो रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहे थे, बाय कन्वर्टिंग द नेचर ऑफ रिसोर्सेज their utility increases, hence production can also be called as a process which increase utility of resources। यानी कि अगर समझो कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्स है उनकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी, उनके हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि व्हेन वुड इज converted into chairs which are demanded by consumer for satisfaction of their wants, then utility of food increases and this process of conversion is called production। तो यहाँ की अगर बात हम करें तो सिंपल है फ्रेंड कि एग्जाम्पल के मुताबिक अगर हम समझ लेते हैं कि चेयर्स का प्रोडक्शन हुआ है, तो चेयर का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो चेयर हम समझो कि वुड्स में से बना रहे हैं। तो अगर चेयर की डिमांड बढ़ रही है तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो रिसोर्सेस है, हमारा रॉ मटेरियल का ज़्यादा यूज़ होगा और उससे उनकी यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज, किसकी, वुड्स की। अगर चेयर बन रही है तो वुड्स का यूज़ होगा यानी उनकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन का जो मीनिंग था वो कंप्लीट हो रहा है। तो सिंपल है कि रॉ मटेरियल जो है उसमें से हम कन्वर्जन करेंगे फिनिश गुड्स में, दैट्स प्रोडक्शन। और यहाँ पे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करें कि नाउ द एजेंट, अब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आगे के पैराग्राफ में हमने देख लिया कि मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, तो मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स देख लिया था। एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो जो भी एजेंट्स है या तो जो भी हमें उनके लिए जो भी हेल्प कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन, उनको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द एजेंट्स विच हेल्प इन सच अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन और प्रोडक्शन आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं या तो कन्वर्जन, उसको जो भी एजेंट हेल्प कर रहे हैं, जो भी साधन हेल्प करें, उनको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अलग अलग 4 एजेंट्स है, 4 साधन है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और हम ये जानते ही पहले से 11th में भी हमने देख लिया था और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम में रिपीट भी किया है कि हमें याद रखना है, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक जो है बेस रहता है किसके ऊपर, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो 4 फैक्टर है, दैट्स द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं फ्रेंड्स की, आज हमने देख लिया कि रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर, सेकंड थिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और उनके अंदर ही अलग अलग 2 डेफिनेशन देख ली कि फर्स्ट वन दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड सेकंड दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और आगे जो अलग अलग 4 है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसमें से आज शायद हम जो फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ द लैंड वही कंप्लीट कर सकेंगे और बाकी के हम आगे के 2 अलग अलग सेशन में कंप्लीट कर देंगे। तो आज की जो हम पहले देख लेते हैं कि अलग अलग जो भी हमारे सामने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो टोटल 4 है, लेकिन 4 को हम अलग अलग 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं एज पर दी अल्फ्रेड मार्शल। तो हम आगे देखते हैं कि किस तरह से वो अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। ऑल दिस फैक्टर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो फ्रेंड जो भी ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिनका इम्पोर्टेंट देखने जाओ तो इक्वल है, क्योंकि चारों की ज़रूरत हमें पड़ रही है। इन सिस्टम ऑफ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, द टोटल income generated from various activities
इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज पर देयर प्रोडक्टिविटी और देयर कंट्रीब्यूशन इन जनरेटिंग दैट इनकम। यानी कि फ्रेंड हमें जो भी टोटल इनकम मिल रही है, टोटल इनकम जनरेटेड फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी, तो हम उनको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे चारों चार फैक्टर के बीच में एज पर देयर प्रोडक्टिविटी एंड देयर कंट्रीब्यूशन। जिनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा प्रोडक्शन के अंदर उनको ज़्यादा इनकम मिलेगी, और जिनका कम होगा उनका कम मिलेगी। तो हमें पता है कि कोई भी हम बिजनेसमैन की बात करें तो फ्रेंड बिजनेसमैन यानी कि एंटरप्रेन्योर, और जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है यानी कि लेबर, तो यहाँ पे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो एंटरप्रेन्योर का है और लेबर का थोड़ा उनसे कम रहता है। तो हम ज़्यादा किसको प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, चारों में से हमें चारों जो भी फैक्टर प्रोडक्शन चारों का यूज़ करके हम इनकम ले रहे हैं, और वो इस इनकम को चारों के बीच में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ज़्यादा इनकम उनको मिलती है क्योंकि जिनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है उनको ज़्यादा इनकम, और जिनका कम कंट्रीब्यूशन उन्हें थोड़ी कम इनकम। आगे की फ्रेंड बात करें तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, तो मैंने आपको अभी बताया था कि हम अलग अलग दो पार्ट में चारों फैक्टर को डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स द नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। तो आप अपनी बुक्स में लाइन कर देना कि जो भी चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हम टू अलग अलग बेसिक कैटेगरी में प्रोडक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। कौन कौन सी, दैट्स द नेचर एंड ह्यूमन बींग्स। तो फ्रेंड यहाँ पे हम पता है कि ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो लेबर, हमें पता है कि लेबर इज़ ए ह्यूमन बींग्स, एंड द सेकंड दैट इज़ द एंटरप्रेन्योर, देन ऑल्सो एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, एंड एज अ नेचर वाइज वी डिवाइड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ द लैंड एंड कैपिटल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन आते हैं, तो पता है कि लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। और बाकी की हम बात करें कि नेचर की बात करें तो एज अ नेचर वाइज वी डिवाइड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज अ लैंड एंड capital, and the IMP and एज अ नॉलेज वाइज हम बोल सकते हैं तो कि याद रखना ज़रूरी है अल्फ्रेड मार्शल ने जो कहा था कि नेचर वाइज एंड ह्यूमन बींग्स। आगे हम जो फर्स्ट फैक्टर है प्रोडक्शन का वो स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द लैंड। तो हमें पता है कि अगर हम लैंड की बात करें फ्रेंड तो हम हिंदी में बोले या तो गुजराती में भी हम बोल सकते हैं कि ज़मीनी की बात कर रहे हैं। तो लैंड यानी कि क्या है कि जो सरफेस है अर्थ का, उनकी हम बात कर रहे हैं, सरफेस ऑफ अर्थ, दैट्स द लैंड। लेकिन फ्रेंड इकोनॉमिक्स के हम कंसेप्ट की बात करें तो लैंड का जो मीनिंग है वो बहुत वाइडर मीनिंग है, नैरो मीनिंग नहीं है। लैंड का नैरो मीनिंग क्या होता है, दैट्स द सरफेस ऑफ अर्थ, बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। लेकिन इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के व्यू पे हम देखें देन द लैंड इज़ द वाइड कंसेप्ट, मोर इंक्लूसिव अकॉर्डिंग टू मार्शल। तो मार्शल ने यहाँ पे एक लैंड का मीनिंग बताया क्योंकि लैंड इज़ नॉट द नैरो कंसेप्ट, इट इज़ अ वाइडर कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि लैंड के अंदर सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ नहीं आता है। हम क्या मानते हैं कि लैंड यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन दैट्स द रॉन्ग। लैंड के अंदर ऑल द नेचुरल असेट्स विच आर इंक्लूडेड इन द लैंड। लैंड के अंदर सिर्फ, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सरफेस ऑफ अर्थ नहीं है, सिर्फ सरफेस नहीं है अर्थ थे हम लैंड बोले। जनरली मीनिंग में हम बोल सकते हैं कि लैंड इज अ सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो लैंड का कंसेप्ट है वो बहुत वाइडर है। तो हम समझते हैं कि क्या क्या इंक्लूड होता है एज पर इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू मार्शल, ऑल नेचुरल एसेट्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पे जितने भी नेचुरल एसेट्स, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, देन ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर इंक्लूडेड इन लैंड। क्या क्या हो सकता है उनकी बात करें तो दैट इज़ अ क्लाइमेट ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अर्थ, वाटर रिसोर्सेज, फर्टिलिटी, मिनरल रिसोर्सेज, ऑल ऑफ दिस कंस्टिट्यूट लैंड। एंड तो यहाँ पे हमें अलग अलग पार्ट देख लिए कि क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, फर्टिलिटी एंड मिनरल्स, इन सबको हम लैंड के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। दैट्स द लैंड इज़ द वाइडर कंसेप्ट एज पर द इकोनॉमिक्स। एंड आगे की फ्रेंड हम बात करें तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंड के उनकी हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे सामने।
उसमें जो फर्स्ट वन हम बात करें तो सिंपल है कि लैंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इज़ नॉट मैन मेड। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सिंपल कि लैंड जो मैन मेड नहीं, हम बना नहीं सकते लैंड को। लैंड गिफ्ट है किसकी तरफ से, नेचर की तरफ से, कुदरती देन है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज़ अ फिक्स। तो फ्रेंड सिंपल यहाँ पे फिर से कि लैंड का जो सप्लाई है वो फिक्स है, वहाँ पे हम कोई ज़्यादा सप्लाई भी हमें नहीं मिल सकता, कम सप्लाई भी हमें नहीं मिल सकता। एंड द थर्ड वन दैट इज़ द लैंड इज़ अ जियोग्राफिकली इमूवेबल। इमूवेबल यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, मूवेबल यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और इमूवेबल यानी कि वो फिक्स है, कोई हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। एंड द फोर्थ दैट इज़ द all types of land are different in fertility and climatic conditions and so on। तो हमें पता है कि जो भी अलग अलग ज़मीन है उनकी फर्टिलिटी और जो क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो अलग अलग होता है। फर्टिलिटी की हम बात करें तो फ्रेंड आपको पता होगा कि राजस्थान में जो भी लैंड है एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर हमें पता है कि सूखी ज़मीन है। तो वहाँ की फर्टिलिटी और क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ सो डिफरेंट एज कम्पेयर टू गुजरात प्रदेश। तो हमें पता है कि गुजरात के अंदर जो भी लैंड है वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादातर कच्छ को हम साइड में करें तो बाकी के जगह पे लैंड फर्टिलाइज और क्लाइमेटिक कंडीशन भी अच्छी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लैंड की जो फर्टिलिटी एंड क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, तो हमें याद रखना है कि जो भी हमें रेम्यूनरेशन मिल रहा है उनको हम यहाँ पर रेंट बोलेंगे, क्योंकि द रेम्यूनरेशन ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेंट। यानी कि जो लैंड से हमें इनकम हो रही है उनको हम रेंट बोलेंगे। आगे अलग अलग आएगा कि बात करें एंटरप्रीनियर तो हमें पता है कि वहाँ पे हम प्रॉफिट बोल रहे हैं। ऐसे अलग अलग जो चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कुछ ना कुछ इनकम मिल रही है उनको हम अलग अलग नाम से बोल रहे हैं। मिल तो रुपीज़ ही मिल रहे हैं सबको, लेकिन लैंड को हम बोलेंगे कि उनको जो भी अमाउंट मिल रही है दैट इज़ द रेंट। एंटरप्रीनियर की बात कर दो वहाँ पे प्रॉफिट, एंड कैपिटल की बात कर दो वहाँ पे इंटरेस्ट की है, और जो भी लेबर है वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वेजिस मिल रहा है। तो अलग अलग मिल रहे हैं रुपीज़, लेकिन नाम अलग अलग है, याद रखेंगे आगे। लेकिन आप यहाँ पे फॉर लैंड याद रख लेना कि द रेम्यूनरेशन ऑफ द लैंड इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड रेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे आज का जो हमारा सेशन था उसका जो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं दैट इज़ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और आज के क्वेश्चन में हमने आधा आगे का क्वेश्चन छोड़ दिया था, एक सब क्वेश्चन दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड वेलफेयर, जो हमने आज देख लिया। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एज अ कंसेप्चुअली, सो वी रिमूव द फर्स्ट पैरा एंड डायरेक्टली वी वी डिड कंटिन्यू इन द सेकेंड पैरा। तो आप सिर्फ सेकेंड पैराग्राफ में ही थोड़ा फोकस करना, फर्स्ट पैराग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम फ्रेंड्स पहले से देख रहे हैं कि सेकेंड जो चैप्टर फंडामेंटल एंड कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, तो वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन हमने देख लिए थे। और आज के दिन की हम बात करें तो आज तक हमारा 70 to 75% ऑलमोस्ट कंप्लीट, एंड बाकी का 25 ही रहा है, तो हम देख लेंगे वो। और रीड करना कि जो भी हम आपको चैप्टर को डिवाइड करना है एज पर दी क्वेश्चन, तो आप इजीली वहाँ पे समझ लोगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड हम। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।